साथियों नमस्कार। आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ नए विषय के साथ में। विषय वही है जीएसटी एक्ट की समस्याओं पर। बात शुरू करने से पहले आपसे मैं पुनः अनुरोध करूँगा, कृपया मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हैं तो जिस साथी ने मेरे सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है, जो मेरी वीडियो चल रही है उसके नीचे एक राइट हैंड पे लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा हुआ आता है, उसको दबा दीजिएगा। एक बार दबाना है तो आपका फॉरएवर सब्सक्राइब हो जाएगा। और साथियों मैं भी ये भी बताना चाहूँगा कि मेरा परिचय पराग सिंघल आगरा से, और मैं पिछले 12 वर्षों से आगरा से कर जानकारी नामक टैक्स पत्रिका का प्रकाशन कर रहा हूँ, जिसमें जीएसटी एवं इनकम टैक्स की समस्याओं के बारे में साइटेशंस और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्रकाशित कर रहा हूँ। यदि आप कर जानकारी को सब्सक्राइब कराना चाहें, बुक कराना चाहें तो आप मेरे नंबर 9410664214 पे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपना विषय शुरू करता हूँ। 17 सितंबर को लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक थी। बैठक से पूर्व हमारे टैक्स पेयर्स, जिनको मैं टैक्स कलेक्टर्स कहता हूँ, और टैक्स प्रोफेशनल्स में बड़ा उत्साह था कि कुछ ना कुछ राहत बरहा या कोई ना कुछ सुविधाजनक निर्णय लिया जाएगा, लेकिन निराशा ही हाथ लगी कि कोई भी ऐसा निर्णय नहीं हुआ जिससे टैक्स पेयर्स को या टैक्स प्रोफेशनल की टेंशन्स कम हों। हाँ, एक बार ज़रूर उन्होंने डिसीजन दिया, जीएसटी काउंसिल ने सेक्शन 45 रूल्स 45 सब रूल 3 के अंदर जो जीएसटी ITC 04 जो जॉब वर्क के लिए होता है, उसको उन्होंने रिलीफ दिया है। 5 करोड़ से ऊपर जिनका है वो 6 महीने में करेंगे, और जो 5 करोड़ से तक है वो ईयरली अपना ITC 04 को अपलोड करेंगे। इसके लिए मैं बता दूं, हमारे जो महाराष्ट्र जो चैप्टर है, जो हमारी राष्ट्रीय एसोसिएशन है, एसोसिएशन फॉर टैक्स पेयर एंड प्रोफेशनल के जो महाराष्ट्र सेक्शन के जो चैप्टर के जो प्रभारी हैं CA स्वप्निल मनोट, उन्होंने काफ़ी इस पर पत्रव्यवहार किया था काउंसिल के साथ में और काफ़ी प्रयास किया था, जो कि पारित हो गया है। मैं आपको बधाई देता हूं मनोट जी। इसके साथ ही जो है इन्होंने एक जो है सेक्शन 50 सब सेक्शन 3 पर डिसीजन लिया है, जिसका भी नोटिफिकेशन आना है, जिसमें एबल्ड एंड यूटिलाइज जो आपकी ITC नहीं बननी थी लेकिन आपने एबल कर ली है या यूटिलाइज़ कर ली, उस पर 24% की दर से ब्याज लगेगा। इस पर मेरी बात एक लखीमपुर के हमारे जो स्टडी सर्कल की कमेटी के जो मेंबर हैं मिस्टर एडवोकेट नितांत सेठ, उनसे मेरी चर्चा हुई थी, लखीमपुर के हैं। तो ये इसको अन्यायपूर्ण मानता हूँ मैं कि आपने कैसे कह देंगे साहब हमने ITC जो एवेल करी है, ये यूटिलाइज़ करी है, वो गलत की है। इसके बारे में अभी इसमें चर्चा करूँगा। और इसके साथ ही एक उन्होंने जो है एक डिसीजन और लिया है सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के बारे में, कि जो 2B में चढ़ा हुआ है और जो 2B में शो नहीं कर रहा है, लेकिन परचेजर ने परचेज़ किया और टैक्स पे किया है। अब सेलर ने उसका जो है GST 1 अपलोड किया है नहीं किया है वो जाने, लेकिन जब परचेजर ने ऑनलाइन पेमेंट किया है, EV बिल से माल मंगाया है और उसका ITC लेने का अधिकार है, उसने ITC ले लिया है, तो उसको 16/4 में ITC नहीं मिलेगा। अब इसमें वही समस्या आती है कि सब जब मैंने परचेज़ किया और मैंने EV बिल से माल मंगाया, बैंक से पेमेंट किया, मेरे पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं, और शासन कहता है साहब आपने जो है ITC में शो नहीं कर रहा है, सेलर ने चढ़ाया नहीं, इसलिए आपको जो है इसमें टैक्स की ITC का लाभ नहीं मिलेगा। इस बारे में मेरी चर्चा हुई थी बलरामपुर जो ज़िला है उत्तर प्रदेश का, वहाँ के मेरे साथी हैं मिहिर मल्होत्रा जी, वो भी काफ़ी इस पर अपनी बात रखते हैं और उनसे मेरी चर्चा हुई थी। मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि बहुत सारी समस्याएं जुलाई 17 से ही चालू हो गई थी, तो अभी फ़िलहाल नोटिस भी आए हैं। सेक्शन 59(6) उन्होंने लागू किया, सेक्शन जो है 36(4) लागू किया है, वो रूल 36(4) और रूल 59(6) इन्होंने इफेक्टिव कर दिया है, जिसमें यही कहा गया भाई GST 1 के अंदर अगर बिल नहीं चढ़ा है
और आपने आईटीसी लेवल कर लिया है तो वो गलत है। मैं फिर प्रश्न करता हूं कि जब मैंने परचेज़ किया और सेलर ने अपना GSTR1 नहीं चढ़ाया तो और मेरा ईमेल से माल आया है और मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया है तो मैं आईटीसी का अधिकारी क्यों नहीं हूँ? हाँ, ये बात ज़रूर है कि साहब आपने कह दिया साहब अगर हमने कैश पेमेंट किया है और आपने से ईमेल नहीं है, उसका कोई 50,000 से नीचे के अमाउंट है बिल का, तो आप अधिकारी नहीं है, कैसे प्रूफ करेंगे आप? लेकिन जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस गवर्नमेंट का ही है, ईमेल गवर्नमेंट का है और नेट जो बैंकिंग हो रही है या ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है वो भी गवर्नमेंट का है, तो उसको आप डिनाइल कैसे कर सकते हैं? इस बारे में हमारी माननीय उच्च न्यायालय तेलंगाना की खंडपीठ ने भी एक बहुत अच्छा डिसीजन दिया है, क्योंकि बहुत से हमारे टैक्स पेयर्स और प्रोफेशनल इस बात को लेकर परेशान हैं कि उनको आईटीसी का लाभ नहीं मिल पा रहा है और उसके लिए नोटिस जारी हो रहे हैं। सेक्शन 61 में स्क्रूटनी हुआ है और सेक्शन 70 में सम्मन जारी हो गए हैं और 74 में उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। और यहाँ तक भी सुनाई में आ रहा है कि उसके लिए डिपार्टमेंट जो है अपने यहाँ बुला रहा है टैक्स पेयर को और उसमें सवाल जवाब कर रहा है। तो तेलंगाना हाई कोर्ट का जो खंडपीठ ने जो डिसीजन दिया है, मैसर्स डीम्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रिट पिटीशन नंबर 7063 ऑफ 2021, डिसाइडेड ऑन 3 अगस्त 2021, तेलंगाना हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच 2021 TLD 209। इसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। प्रस्तुत बात केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम की धारा 74 से पठित धारा 70 फर्म के निदेशक को सम्मन जारी हुआ, जिसके पश्चात विभाग द्वारा मांग पत्र जारी करते हुए याची को इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करने को कहा गया। याचिकाकर्ता ने उत्पीड़न से बचने के लिए मांग की गई धनराशि को जमा करा दी, परंतु चुनौती देते हुए करदाता ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दाखिल की। याचिकाकर्ता का कथन था कि जब मामले में विभागीय जांच अधूरी है, ऐसी स्थिति में धारा 74 के प्रावधानों का अनुपालन न करते हुए मांग पत्र जारी कर दायित्व को निर्धारण करना अनुचित है। माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के कथन को विधि संगत मानते हुए यह मत स्थिर किया कि धारा 74 के अंतर्गत नोटिस जारी किए बिना कर दायित्व का निर्धारण करने से पूर्व ही विभागीय जांच लंबित होने के दौरान मांग पत्र जारी करके करदाता पर धनराशि जमा कराने का दायित्व निर्धारित नहीं किया जा सकता। माननीय खंडपीठ ने विभाग की वसूली कार्रवाई को मनमाना और बिना क्षेत्राधिकार के मानते हुए निर्देशित किया कि करदाता को 4 माह के भीतर जमा की गई धनराशि का रिफंड 7% वार्षिक की दर से भुगतान की तिथि से रिफंड प्रदान किया जाए। रिट स्वीकार। और दूसरा एक जजमेंट आया है, बहुत अच्छा जजमेंट ये भी है, और ये जजमेंट आया है मद्रास हाई कोर्ट का, जिसमें धारा 16(1) धारा 16(2) का हवाला दिया हुआ है। प्रस्तुत बात तमिलनाडु माल एवं सेवा अधिनियम धारा 16(1) एवं 2 में याचिकाकर्ता ने पंजीकृत व्यापारी से माल खरीदा, विक्रेता द्वारा दाखिल रिटर्न के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त किया। बाद में पता चला कि विक्रेता ने कोई कर अदा नहीं किया था, जिसके फलस्वरूप संपूर्ण कर दायित्व याचिकाकर्ता यानी क्रेता पर आरोपित कर दिया गया, जिसको चुनौती देते हुए करदाता ने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दाखिल की। माननीय उच्च न्यायालय ने रिट याचिका स्वीकार करते हुए विक्रेता के विरुद्ध और कर वसूली किए जाने का मामला रिमांड किया और ये मत स्थिर किया कि विक्रेता द्वारा कर जमा न करने पर उसकी जांच व गवाही करा के उसके विरुद्ध पहले नंबर पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। रिट याचिका स्वीकार। तो साथियों, मेरा कहना यह है कि जब गवर्नमेंट के नियम के अनुसार हमने परचेज़ किया और उसका टैक्स का भुगतान किया, अब विक्रेता उसको जमा नहीं कर रहा है, रिटर्न जमा नहीं कर रहा है, GST वन दाखिल नहीं कर रहा, तो उसमें परचेजर की गलती क्या है? वो दिया एक तो टैक्स पर सेलर को दे के आए, फिर डिपार्टमेंट मांगे, फिर पेनल्टी लगाए, फिर ब्याज लगाए। मैं अपनी अनेक वीडियो में कह चुका हूँ कि जब सरकार ने एक्ट बनाया, संसद द्वारा एक्ट बनाया गया और उसमें कहा गया कि भाई GSTR1, GSTR2 और GSTR3 जो धारा 37, 38, 37 के अंतर्गत प्रावधान दिया हुआ है, तो GSTR1 तो आपने एक्टिवेट कर दिया, बहुत स्वागत योग्य, बधाई के पात्र है, लेकिन GSTR2 को एक्टिवेट करने में आपको हिचक क्या हो रही है? सरकार को, आपको मतलब सरकार को हिचक क्या है? अगर इस सरकार GSTR2 को एक्टिवेट कर देती है तो क्या सरकार को रेवेन्यू लॉस होगा? मेरा मानना है कि GSTR2 जिस दिन एक्टिवेट हो जाएगा उस दिन सरकार को जो आज की तारीख में रेवेन्यू मिल रहा है, राजस्व मिल रहा है, मेरे को विश्वास है कि
जो इस समय 1,20,000 के औसतन मिल रहा है मासिक रूप से, वो 3 लाख भी हो सकता है। लेकिन सरकार पता नहीं क्यों विवादों में पड़ रही है और व्यापारी को व्यापार न करके विभाग में खड़ा करने के लिए मजबूर कर रही है। जबकि सरकार का कहना है कि इस जीएसटी एक्ट ऐसा बनाया गया है जो गुड एंड सिंपल टैक्स प्रणाली है, जिसमें व्यापारी को केवल टैक्स जमा करना, व्यापार खुल के व्यापार करना। लेकिन ऐसा लग रहा है कि विभागीय अधिकारी या सरकार की मंशा बिल्कुल उलट है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बजाय टफ ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहे हैं। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की ओर से सरकार को ये अनुरोध है कि GST 2 को एक्टिवेट करें और इस तरह के रूल 59(6) को, रूल 36(4) को निरस्त करें, जिससे विभाग में विवाद की स्थिति पैदा ना हो, विभाग में विवाद ना बढ़े और विभाग में विवाद बढ़ने की स्थिति में जो लिटिगेशन कार्रवाई होगी उस पर खर्चा विभाग ही करेगा। तो ये कोई एक मतलब बहुत अच्छा डिसीजन नहीं ले रही है GST काउंसिल। हमने जबकि बिल्कुल उम्मीद थी, और जैसा हमें बात हो रही थी कि GST की मीटिंग में रिवाइज रिटर्न का भी ऑप्शन प्राप्त होगा, लेकिन वो भी नहीं आया। हमें बड़ी निराशा हुई है इस मीटिंग से, और हम ये नहीं कह सकते कि ये मीटिंग के अंदर जो लिए गए निर्णय करदाता के हित में लिए गए हैं या रेवेन्यू हित में लिए गए, राजस्व हित में लिए गए हैं। तो साथियों, मैं इसके साथ ही विदा लेता हूं, और मैं आपने मेरा नंबर नोट कर लिया होगा, पुनः नोट कर लीजिए 9410664214, और मेरी लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसके साथ ही विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।